हेलो डियर स्टूडेंट, नमस्कार। आज के हमारी इस क्लास में हम पढ़ेंगे भारत की जलवायु को। इस क्लास के साथ आपको विभिन्न प्रकार की पीडीएफ फाइल, क्विज व अन्य परीक्षा उपयोगी सामग्री उपलब्ध करवाई जा रही है। वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल लिंक उपलब्ध करवाया गया है। इसको ज्वाइन करके आप इन निःशुल्क कक्षाओं का लाभ आप हैंडराइटिंग नोट्स के रूप में प्राप्त कर सकते हैं तथा पीडीएफ तथा क्विज को ज्वाइन कर अपनी तैयारी को और सारगर्भित बना सकते हैं। चलते हैं हम हमारे पॉइंट की ओर, देखते हैं भारत की जलवायु की स्थिति को। हमारा पॉइंट है आज भारत की जलवायु। भारत की जलवायु क्लाइमेट ऑफ इंडिया, क्लाइमेट ऑफ इंडिया। ध्यान दें, तथ्यात्मक रूप से इसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जहां भी इंडियन ज्योग्राफी का पॉइंट जुड़ता है उसमें क्लाइमेट को जरूर जोड़ा जाता है। और ये ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट तथ्यों के रूप में हमारे सिमिलर जो पॉइंट हैं उनमें क्लाइमेट के सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ध्यान रखें, विगत एग्जामों को भी अगर देखें तो यहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन उठाए गए हैं। किस रूप के क्वेश्चन होंगे उन सभी को हम लेते हुए आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखें जलवायु क्या है, फिर हम देखेंगे भारत के संदर्भ में जलवायु क्या है। तो सबसे पहले हम जलवायु की स्थिति को देखें, जलवायु क्या है या क्लाइमेट क्या कहलाती है। तो इस स्थिति को स्पष्ट करने के लिए सबसे पहले हम देखें जलवायु क्या है। तो ध्यान रहे, जलवायु एक वह परिस्थिति होती है जिसमें विशाल क्षेत्र पर बनने वाली मौसमी दशाओं को जलवायु कहा जाता है। अर्थात दीर्घ क्षेत्र, दीर्घ समयावधि की बनने वाली एक समरूप दशाएं जलवायु कहलाती हैं। तो याद रखें, जलवायु क्या है? किसी स्थान विशेष पर, किसी स्थान पर बनने वाली दीर्घकालिक परिस्थितियां जलवायु कहलाती हैं। जलवायु कहलाती हैं। अब ये ध्यान रखेंगे, परिस्थितियां दीर्घकालिक होंगी। तो दीर्घकालिक होने के साथ साथ इनमें स्थान का भी बड़ा महत्व होता है। तो इनमें दीर्घकालिक परिस्थितियों के साथ साथ दो चीजें आती हैं, एक होता है स्थान तथा एक होता है समय। स्थान भी व्यापक होता है तथा समय भी लंबा होता है। और यही इसी डेफिनेशन से क्वेश्चन को उठा लिया जाता है। जलवायु एक दीर्घकालिक परिस्थिति का परिणाम है और समय दे दिया जाता है, कितने समय की अवधि को कहा जाता है जलवायु। तो ये अवधि कितनी होती है? इस अवधि के अंतर्गत हम देखते हैं 30 वर्ष या इससे अधिक लंबी अवधि को जलवायु के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। तो वह व्यापक स्थान जहां 30 वर्ष या इससे अधिक, यहां 50 वर्ष या इससे अधिक का जो समय भी हो सकता है, लेकिन न्यूनतम जो समय है वो 30 वर्ष लिया गया है। तो 30 वर्ष या इससे अधिक लंबी अवधि को कहा जाता है जलवायु। तो अपना महत्वपूर्ण जो पॉइंट बनता है, 30 वर्ष या इससे अधिक का समय जलवायु कहलाता है। अधिक का समय जलवायु कहलाता है। स्थान भी व्यापक होता है। अब यह व्यापक स्थान का तात्पर्य हुआ कि कोई भी एक भौतिक प्रदेश की जलवायु एक प्रकार की हो सकती है, किसी दूसरे भौतिक प्रदेश की जलवायु एक प्रकार की हो सकती है, किसी एक देश की जलवायु एक प्रकार की हो सकती है, किसी दूसरे देश की जलवायु एक प्रकार की हो सकती है, किन्हीं दो देशों की जलवायु एक प्रकार की हो सकती है। तो ऐसे में व्यापक क्षेत्र पर बनने वाली दीर्घकालिक जो अवधि है
उसी को जलवायु कहा जाता है। अब यहां जलवायु की जो परिस्थिति है वो संबंधित होती है मौसम के साथ। मौसम के साथ समायोजित होती है। यहां हमारी जो परिस्थिति निकल करके आती है, ये परिस्थितियां कैसे होती हैं? इन परिस्थितियों की जो उपस्थिति होती है वो एक मौसमी दशाओं के साथ होती है। मौसमी दशाएं होती हैं, इन मौसमी दशाओं का एक व्यापक क्षेत्र हो, लंबी अवधि हो, ऐसी संयुक्त बनने वाली परिस्थिति को ही जलवायु कहा जाता है। तो ध्यान देंगे मौसम क्या है? तो मौसम वह परिस्थिति होती है, वह अल्पकालिक वायुमंडलीय दशा जो सीमित क्षेत्र पर बनती है, सीमित क्षेत्र पर बनती है, मौसम कहलाती है। तो मौसम एक वह परिस्थिति है जो जलवायु के समान ही होता है। डिफरेंस दोनों में समय और स्थान का होता है। जलवायु और मौसम के समान कारक होते हैं, लेकिन एक अल्प स्थान पर बनने वाली, सीमित स्थान पर बनने वाली, कम समय की बनने वाली परिस्थिति मौसम कहलाती है, तथा दीर्घ स्थान पर बनने वाली, व्यापक स्थान पर बनने वाली, लंबी अवधि या दीर्घ अवधि तक बनने वाली परिस्थिति जलवायु कहलाती है। दोनों में डिफरेंस ही पूछा जा सकता है। मौसम होता है, जलवायु होती है। तो मौसम होता है वो निश्चित समय के साथ एक अवधि को रखता है। यह अवधि क्षणिक हो सकती है, क्षणिक यानी पल भर की हो सकती है, साप्ताहिक हो सकती है, साप्ताहिक हो सकती है, तथा कुछ दिनों की हो सकती है, कुछ दिनों की हो सकती है। ये अंतर होता है। यहां कम से कम जैसी परिस्थिति बन रही है, बनने वाली परिस्थिति वर्ष पर्यंत लंबी अवधि तक इसी प्रकार की परिस्थितियां हमें 30 वर्ष या इससे अधिक समय तक दिखलाई पड़ रही है, वह परिस्थिति जलवायु के अंतर्गत सम्मिलित होती है। तथा ऐसी बनने वाली परिस्थितियां जो क्षणिक होती हैं, पल भर में बदल जाती हैं, जैसे आंधी का आना, आंधी के तत्काल बाद वर्षा का हो जाना, ये मौसमी दशा का है। साथ ही एक क्षणिक समय में बादलों का बनना, बादलों का गायब हो जाना, इस प्रकार की जो दशाएं हैं वो होती हैं मौसम के अंतर्गत। लेकिन एक निश्चित महीने में आकर के, साल के निश्चित महीने के साथ वर्षा का प्रारंभ होना, तथा निश्चित समय में आकर के सर्दी का बनना, गर्मियों का बनना, ये एक जलवायुगत परिस्थिति के अंतर्गत आता है। तो यहां दोनों में उदाहरण के रूप में पूछा जा सकता है, दीर्घकालिक परिस्थितियों में आती हैं। तो यहां दीर्घकालिक परिस्थितियों में हम देखते हैं तो ये आती हैं जलवायुगत दशाओं के साथ में जलवायु। और जलवायु में कौन कौन से ध्यान देंगे? जलवायु में ऋतु आती हैं, जलवायु में ऋतु आती हैं, तथा मौसम के अंतर्गत बनने वाली क्षणिक जो घटनाएं हैं इनको सम्मिलित किया जाता है। इनके अंतर्गत आती हैं बादलों का बनना, बादलों का बनना, आंधियों का आना, आंधियों का आना, तथा तूफान उत्पन्न होना, चक्रवात उत्पन्न होना। इस प्रकार की जो घटनाएं हैं ये क्षणिक समय के लिए बनती हैं। तो इनकी जो अवस्था होती है वो होती है मौसम के अंतर्गत। ऐसी ही बनने वाली जो परिस्थितियां होती हैं जो दीर्घ समय तक के लिए बनती हैं, ऋतुएं कहलाती हैं। तो ऋतुओं के अंतर्गत होने वाला जो परिवर्तन है, 3 या 4 महीने तक वर्षा का होना, जैसा कि हमारे मानसून तंत्र के अंतर्गत आता है, यह हमारी जलवायुगत दशा है। लेकिन हमने अचानक किसी परिस्थिति के बनने के परिणाम स्वरूप अचानक तत्काल होने वाले जो परिवर्तन को देखा, ये परिवर्तन जैसे तूफानों का आना है, चक्रवात का उत्पन्न होना है, आंधियों का आना है, बादलों का बनना है और बादलों का बनकर के एक ही दिन में समाप्त हो जाना है, ये सारी अवस्थाएं हैं मौसम के अंगों के अंतर्गत आती हैं या मौसम की अवस्था होती है। ध्यान रहे, यहां बादलों के बनने की क्रिया को और यहां
ऋतुगत जो क्रिया है, दोनों की जो अवस्थाएं हैं, इनमें अंतर पूछ लिया जाता है और यही हमारा लॉजिकली प्रश्न बन जाता है। बादलों का बनना किसकी घटना है? बादलों की। जब ऋतु के अंतर्गत बात आती है, वर्षा ऋतु, तो होती है हमारी जलवायु की परिस्थिति, लेकिन अकेला शब्द आता है बादलों का बनना, यह होती है मौसमी घटनाएं। और इन मौसमी घटनाओं को हम देख पाते हैं किन परिस्थितियों के साथ में? वायुमंडल के साथ। तो वायुमंडल की जो अचानक बनने वाली जो दशाएं हैं वो मौसम कहलाती हैं, तथा दीर्घकालिक जो परिस्थितियां हैं ये जलवायु कहलाती हैं। बढ़ते हैं हम आगे की ओर। नेक्स्ट हिस्से में हम देखें तो भारत में बनने वाली जलवायु के साथ सबसे पहले हम देखें भारतीय जलवायु। और इस भारतीय जलवायु के संदर्भ में हम सबसे पहले जाने तो हमें देखने को मिलती है विविधता में एकरूपता। विविधता में एकरूपता। तो हम सबसे पहले देखेंगे यहां विविधता में एकरूपता। भारत की जलवायु में विविधता में एकरूपता कैसे पाई जाती है? तो हमारे यहां विविधता किस प्रकार की है? विविधता के अंतर्गत हम देखें तो यहां विविधताएं अनेक प्रकार की दिखलाई पड़ती हैं। सबसे पहले विविधता दिखलाई पड़ती है वो भौतिक विविधता दिखलाई पड़ती है। अनेक सारे भौतिक स्वरूप हैं, लेकिन भारत की जलवायु कॉमन पाई जाती है, समान पाई जाती है, भौतिक विविधता। नेक्स्ट अगर विविधता को देखें हम तो यहां विविधता देखने को मिलती है अक्षांशीय विविधता। अक्षांशीय विविधता। अक्षांशीय विविधता का तात्पर्य है भारत एक से अधिक अक्षांशों में विस्तृत होने के साथ ही यहां दो प्रकार के जलवायु कटिबंध पाए जाते हैं, इसलिए अधिक विस्तार होने के साथ साथ जलवायु का समान रूप पाया जाता है। कैसा समान रूप पाया जाता है देखेंगे हम आगे। नेक्स्ट हमारी जो विविधता पाई जाती है वो पाई जाती है उच्चावच की विविधता। उच्चावच की विविधता। नेक्स्ट अगर विविधता की बात करें तो यहां पाई जाती है तटीय व स्थलीय विविधता। इस प्रकार से कुछ विविधताएं हैं। भौतिक विविधता के अंतर्गत हम देखते हैं तो भौतिक विविधता के अंतर्गत पर्वत, पठार, मैदान, अलग अलग प्रकार के भौतिक स्वरूप हैं। अक्षांशीय विविधता में देखें तो अक्षांशीय विविधता का रूप हमें दो प्रकार से दिखलाई पड़ता है। एक अवस्था दिखलाई पड़ती है उष्णकटिबंधीय अवस्था, तथा एक स्थिति दिखलाई पड़ती है शीतोष्ण कटिबंधीय अवस्था। तो इस शीतोष्ण कटिबंधीय व उष्ण कटिबंधीय अवस्था का विस्तार हमें अक्षांशों के साथ दिखलाई पड़ता है, लेकिन भारत की जलवायु है फिर भी कॉमन या समान रूपता या एक रूपता दिखलाई पड़ती है। उच्चावच की जो विविधता है वो हमें दिखलाई पड़ती है किस रूप में? कहीं पर ऊंचाई सामान्य पाई जाती है 300 मीटर से लेकर के 300 मीटर से लेकर के औसत हमने देखा था 6100 मीटर तक पाई जाती है। तो इस विविधता के साथ भी जलवायु समान नहीं रह सकती। अधिक ऊंचाई पर अपने को सामान्य रूप से वायुदाब की परिस्थितियों में परिवर्तन मिलता है, साथ ही बनने वाली जो तापमान की जो विशेषताएं हैं उनमें परिवर्तन मिलता है। वायुदाब और ताप परिवर्तन के कारण से अधिक ऊंचाई वाले भागों की जलवायु अलग होती है तथा सामान्य ऊंचाई वाले या कम ऊंचाई वाले भागों की जो जलवायु है वो अलग प्रकार से प्राप्त होती है। देखते हैं हम तटीय व स्थलीय विविधता। सभी देशों के साथ ऐसा न होकर के भारत की स्थिति के साथ में ऐसा भी देखने को मिलता है। तो यह अवस्था हमें कुछ इस प्रकार से व्यक्त करती है कि स्थलीय विविधता के साथ साथ में तटीय विविधता भी भारत की जलवायु पर प्रभाव डालती है। किस रूप में? भारत की जो सीमाएं हैं वो स्थलीय सीमाएं भी हैं और जलीय सीमाएं भी हैं, जिनको हम पढ़ चुके थे भारत के सामान्य परिचय के साथ। यहां हमने देखा तटीय स्थिति के कारण से भारत की जो जलीय स्थिति के निकट पड़ने वाली भौगोलिक स्थिति है वहां पर वर्ष भर जो तापमान है वो सामान्य बना रहता है, न अधिक ऊंचा उठ पाता है न ज्यादा नीचे गिर पाता है।
इसलिए ऐसी परिस्थितियां समान रूप से स्थायी बनी रहती हैं। तापमानों के बीच में अंतर कम से कम पाया जाता है, न्यूनतम तापांतर होता है, इसलिए वर्ष भर अनुकूल जलवायु बनी रहती है। तो स्थलीय क्षेत्रों पर यही परिस्थितियां हैं, वो अधिक तापमानों को रखती हैं तो कहीं न्यूनतम तापमानों को रखते हैं, जिसकी अभी हम चर्चा करेंगे। जैसे हमारे पश्चिमी राजस्थानी जो प्रदेश है उसमें मरुस्थलीय प्रदेश में एक दिन का अधिकतम तापमान हमें 48 से 50 डिग्री सेंटीग्रेड देखने को मिलता है, तो वहीं हमें द्रास क्षेत्र का तापमान है वो -45 डिग्री सेंटीग्रेड भी देखने को मिलता है। यह हमारी स्थलीय विविधता के साथ दिखलाई पड़ती है, जिसकी चर्चा हम आगे करने वाले हैं। तो इस प्रकार से हमारी कुछ विविधताएं पाई जाती हैं। इन विविधताओं में एक रूपता दिखलाई पड़ती है, और वो एक रूपता किस रूप में दिखलाई पड़ती है? भारत की जो औसत जलवायु है उसको कहा जाता है मानसूनी जलवायु। तो भारत की औसत जलवायु मानसूनी जलवायु कहलाती है। मानसूनी जलवायु कहलाती है। मानसूनी जलवायु कहलाती है। मेरे साथियों समझ में आया होगा, हमने जब भारत की अक्षांश और देशांतरों की स्थिति देखी थी तो हमने कर्क रेखा को आधार मानकर के एक परिस्थिति बतलाई थी। कर्क रेखा के दक्षिण में पड़ने वाले क्षेत्र को कहा था उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, कर्क रेखा के उत्तर में पड़ने वाले को कहा था शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र। तो यही परिस्थितियां भारत में कर्क रेखा मध्य से होकर गुजरती है, दो प्रकार की परिस्थितियां उत्पन्न करती है, उष्णकटिबंधीय व शीतोष्णकटिबंधीय। बावजूद भी हमारी जो जलवायु में है वो एकरूपता देखने को मिलती है, और वो एकरूपता हमें मानसूनी जलवायु के साथ परिलक्षित होती है, दिखलाई पड़ती है। तो इस प्रकार से हमारी विविधताओं में एकता की पहचान मानी जाती है। तो इस प्रकार से हमारी जो जलवायु है उसमें भी विविधता देखने को मिलती है। अब विविधता किस रूप में देखने को मिलती है? कॉमन रूप से भारत की जो जलवायु है मानसूनी जलवायु है। सामान्य रूप से अक्षांशीय आधार पर अगर कहा जाए तो अक्षांशीय आधार पर दो प्रकार की जलवायु बनती है, उष्णकटिबंधीय जलवायु व शीतोष्णकटिबंधीय जलवायु। लेकिन सामान्य रूप से पूछा जाए औसत रूप से भारत की जलवायु पाई जाती है तो औसत रूप से भारत की जलवायु को मानसूनी जलवायु कहा जाता है। इन सभी प्रकार की जलवायु पर भी मानसून का असर होता है, इसलिए संपूर्ण जलवायु का आधार है वो मानसूनी जलवायु माना जाता है। आगे देखते हैं हम इन्हीं तथ्यों को थोड़ा और डिटेल से। देखिए सामान्य परिस्थिति में अगर हम देखें तो सबसे पहले देखते हैं ग्रीष्म काल में अंतर तथा शीतकाल में अंतर। यहां ध्यान देंगे हम जिस अंतर की बात करने जा रहे हैं उस अंतर को हम तापमान के साथ लेंगे, और वो तापमान का जो अंतर है वो भारत की जलवायु पर स्पष्ट दिखाई पड़ता है। किस रूप में? ग्रीष्म ऋतु की बात कर रहे हैं, सबसे पहले ग्रीष्म काल में और उसके बाद शीतकाल में। तो सबसे पहले हम जानें ग्रीष्म काल की जो परिस्थितियां हैं वो किस प्रकार से परिलक्षित होती हैं। तो ध्यान दें ग्रीष्म काल की जो परिस्थितियां हैं उसमें पश्चिमी राजस्थान जिसको कहा जाता है महान मरुस्थल, इस महान मरुस्थल में ग्रीष्म काल में जो टेम्परेचर है वो लगभग 50 डिग्री सेंटीग्रेड या इससे भी अधिक हो जाता है। लेकिन इसी ग्रीष्म काल में एक स्थान पर भारत में तापमान न्यून भी पाए जाते हैं, तो उस परिस्थिति को भी देखें तो वो हमें लद्दाख क्षेत्र में देखने को मिलती है। लद्दाख क्षेत्र में तापमान उस समय केवल 20 डिग्री सेंटीग्रेड ही होते हैं, 20 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो इस प्रकार से जलवायु मानसूनी होते हुए एक रूपता पाए जाने के बावजूद भी एक ही जलवायु में एक ही ऋतु में अलग अलग प्रकार का तापांतर देखने को मिलता है। तो याद रखें लद्दाख के क्षेत्र में ग्रीष्म ऋतु में तापमान है वो 20 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, वहीं पश्चिमी राजस्थान में ये तापमान 50 डिग्री या इससे भी अधिक चला जाता है। सामान्य रूप से 48 से 50 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पाया जाता है। यही स्थिति अगर हम और देखें तो ग्रीष्म काल में बनने वाली यही परिस्थिति हमें अन्य क्षेत्रों के साथ भी दिखलाई पड़ती है। अगर इसी क्षेत्र में हम किसी तटवर्ती क्षेत्र को लें तो तटवर्ती क्षेत्र में तापांतरों के बीच अंतर कम पाया जाता है। अब यहां ध्यान देंगे क्वेश्चन पुटअप होता है इसी पॉइंट पर।
और प्रश्न दे दिया जाता है अगर ग्रीष्म काल में तापमान 25 डिग्री सेंटीग्रेड या 50 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य है या 50 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक है तो तापांतर की अवस्था पूछ ली जाती है, किस प्रदेश में सर्वाधिक तापांतर पाए जाते हैं। तो हम तापांतर की बात करेंगे। तापांतर क्या होता है? तापांतर होता है एक अधिकतम तापमान से न्यूनतम तापमान के बीच का अंतर तापांतर होता है। ये मुख्य रूप से दो प्रकार से लिया जाता है, एक होता है दैनिक तापांतर, एक होता है वार्षिक तापांतर। अब दैनिक तापांतर के अंतर्गत तो क्या होता है? दिन का अधिकतम तापमान, दिन का अधिकतम तापमान व दिन का न्यूनतम तापमान, दिन का न्यूनतम तापमान, इस परिस्थिति को कहा जाता है दैनिक तापांतर। दैनिक तापांतर तापमानों के बीच का अंतर तापांतर है, लेकिन किन परिस्थितियों का तापमान? एक ही दिन में उच्चतम तापमान व उसी दिन का न्यूनतम तापमान दोनों के बीच का अंतर है, वो दैनिक तापांतर कहलाता है। तथा इसी परिस्थिति को अगर हम देखें वार्षिक तापांतर, तो वार्षिक तापांतर किस रूप में दिखलाई पड़ता है? वार्षिक तापांतर, वार्षिक तापांतर के अंतर्गत लेते हैं वर्ष का अधिकतम तापमान व वर्ष का न्यूनतम तापमान, इस परिस्थिति को कहा जाता है वार्षिक तापांतर। वार्षिक तापांतर। तो याद रखें, वार्षिक तापांतर हो या दैनिक तापांतर हो, हमें यह याद रखना है जितना तापमान अधिकतम ऊंचा रहेगा निश्चित रूप से वहां तापांतर भी अधिक आएगा। तो सामान्य परिस्थितियों में, चाहे भारत के संदर्भ में दिया हुआ हो चाहे राजस्थान के संदर्भ में दिया हुआ हो, ये भारत की परिस्थितियों में सबसे उच्चतम तापमान की स्थिति है, तो तापांतर भी सर्वाधिक मिलेगा। चाहे वार्षिक तापांतर की बात करें तो सर्वाधिक होगा, दैनिक तापांतर की बात करें तो सर्वाधिक होगा। किस अवस्था में होगा? इस अवस्था को अगर हम देखें, वार्षिक तापांतर की बात करें तो वार्षिक तापांतर के अंतर्गत हम थार के मरुस्थल में अधिकतम और न्यूनतम तापमान में बात करें तो न्यूनतम तापमान और अधिकतम तापमानों में हम देख पाते हैं लगभग 15 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान गिर जाते हैं, लो होते हैं। वहीं अगर उच्चतम तापमानों की बात करें तो यहां वार्षिक तापांतरों में अधिकतम तापमान हमें 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक मिलता है, 50 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर दैनिक तापमान की बात करें तो दैनिक जो तापमान है वो हमें अधिकतम तापमान 50 डिग्री सेंटीग्रेड से और लोअर तापमान 10 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच पाया जाता है। इस प्रकार से तापांतर की जो अवस्था है वो पश्चिमी राजस्थान वाले क्षेत्र में या पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र में देखने को मिलती है। भारत के भौतिक प्रदेशों में हमने मैदानी प्रदेश के साथ इसको पढ़ा था। भारत के विशाल मैदान का अंग है हमारा महान मरुस्थल। तो इसके साथ ही हमने देखा ग्रीष्म काल का तापांतर, शीतकाल का तापांतर। तो देखते हैं हम आगे शीतकाल के तापांतर को। शीतकाल का तापांतर शीतकाल के तापांतर की बात करें तो शीतकाल में हमें कुछ परिस्थितियां इस प्रकार से दिखलाई पड़ती हैं। एक समय भारत में शीत ऋतु होती है, उसी समय भारत के अलग अलग स्थानों पर तापमान में कुछ बड़ा अंतर दिखलाई पड़ता है। यही अगर परिस्थिति हम देखें तो शीतकाल में हम द्रास क्षेत्र, जम्मू कश्मीर तथा यही परिस्थिति अगर हम महान मरुस्थल की देखें, महान मरुस्थल की देखें जिसका विस्तार सर्वाधिक हम राजस्थान राज्य के साथ देख पाते हैं, तो राजस्थान राज्य और द्रास क्षेत्र जम्मू कश्मीर वाले क्षेत्र का तापांतर देखें
तो हमें बड़ा अंतर देखने को मिलता है। द्रास क्षेत्र में यही तापमान शीतकाल में -45 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है और महान मरुस्थल में शीतकाल में यही जो तापमान है ये हमें 10 डिग्री से 15 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच पाया जाता है। 10 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच पाया जाता है। अब आपके जहन में क्वेश्चन आया होगा, यहां तापमान इससे भी न्यूनतम होते हैं, हम बात कर रहे हैं औसत तापांतर की। अगर इनमें पर्टिकुलर स्थान विशेष की बात करें तो इनसे भी नीचे तापमान होते हैं। इस थार के मरुस्थल में राजस्थान राज्य का जो चूरू जिला है, यहां तापांतर और भी नीचे चला जाता है और तापमान गिर करके यहां हो जाता है -4 डिग्री सेंटीग्रेड तक, -4 डिग्री सेंटीग्रेड। लेकिन अगर औसत महान मरुस्थल की बात करें तो राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र में यह तापमान 10 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में होता है। तथा यही स्थिति अगर उसी समय हम द्रास सेक्टर की देखें या द्रास क्षेत्र की देखें तो जम्मू कश्मीर के द्रास में -45 डिग्री सेंटीग्रेड पाया जाता है। अब डियर स्टूडेंट, इसी के साथ में हम पिछली अवस्था को जो हमने देखी थी, यहां ध्यान दें, यहां तापमान ग्रीष्म काल का देखा था। ग्रीष्म काल में भी तापांतर का बहुत बड़ा क्षेत्र था, वो पश्चिमी राजस्थान था। इस क्षेत्र में 50 डिग्री सेंटीग्रेड या इससे भी अधिकतम तापमान मिलते हैं। वहीं हमने लद्दाख क्षेत्र में ग्रीष्म काल में देखा तो ग्रीष्म काल में यहाँ का जो तापमान था वो 20 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच ही पाया जाता है। यही स्थिति अगर हमने शीतकाल में देखी तो शीतकाल में महान मरुस्थल वाले क्षेत्र में तापमान गिर करके 10 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है। वहीं शीतकाल में द्रास सेक्टर का जो तापमान है वो 45 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच पाया जाता है। अब यहां ध्यान देंगे, चूरू जिला राजस्थान का सबसे ठंडा जिला है। अगर पूछ लिया जाए वर्ष में सबसे ठंडा दिन कब होता है तथा वर्ष का भारत के राजस्थान राज्य का कौन सा स्थान सबसे ठंडा रहता है, तो ध्यान दें वर्ष का सबसे ठंडा चूरू रहता है। वर्ष का सबसे ठंडा स्थान अगर हम जिले की बात करें तो चूरू का संबंध ठंडे से पाया जाता है। अब यहां ध्यान देंगे, कॉमन रूप से जो प्रश्न सामने निकल करके आया कि औसत रूप से अगर तापमान 10 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड गिरता है लेकिन चूरू का तापमान है वो -4 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो क्या इस तापमान को शामिल नहीं किया जा सकता? यह हम बात कर रहे हैं औसत स्थिति की। औसत तापमान है वो कुछ इस प्रकार से है, लेकिन ये पर्टिकुलर स्थान विशेष का तापमान है, तो दोनों में अंतर रखेंगे। यही स्थिति अगर महान मरुस्थल के तापमान को शीतकाल के तापमान के साथ में देकर के पूछ लिया जाए तो आपका आंसर ये होगा, अगर स्थान विशेष को देकर के पूछा जाए तो आपका आंसर होगा चूरू और -4 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर इसी के साथ अगर ऑप्शन में ये नहीं है तो इसके अलावा सीकर जिला पड़ता है, जो कि सीकर जिले में फतेहपुर नामक स्थान है, वहां सबसे ठंडा स्थान रहता है, तो ये भी ध्यान रखेंगे। साथ ही इसी परिस्थिति को अगर हम और देखें तो हमें कुछ शीतकाल और ग्रीष्मकाल के अलावा भी इन तापमानों के बीच में अंतर देखने को मिलता है। तो शीतकाल में अगर यही परिस्थिति हम तटवर्ती क्षेत्रों की देखें तो हमें थिरुवनंतपुरम का व चेन्नई का तापमान औसत रूप से 20 डिग्री सेंटीग्रेड मिलता है। यह भी ध्यान देंगे, स्थान देकर के पूछा जा सकता है निम्न स्थानों में शीतकाल में सबसे ठंडा स्थान रहेगा, तो हम ध्यान दें तिरुवनंतपुरम और जो चेन्नई है वो सामान्य रूप से 20 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान तक के रहते हैं, लेकिन चूरू जिले का तापमान है वो ठंडा होता है। महान मरुस्थल का तापमान है या राजस्थान का पश्चिमी मरुस्थल है उसका तापमान कम रहता है, साथ ही द्रास का न्यूनतम तापमान होता है, तो यह भारत का न्यूनतम तापमान माना जाता है। भारत का न्यूनतम तापमान वाला स्थान, न्यूनतम तापमान वाला स्थान है। न्यूनतम तापमान वाला स्थान है। इंपोर्टेंट तथ्य के रूप में है शीतकाल में सबसे ठंडा स्थान जम्मू कश्मीर का द्रास बनता है, वहीं ग्रीष्म काल का सबसे उच्चतम तापमान है वो महान मरुस्थल बनता है।
तो इस रूप में हमारी इस जलवायु को लेकर के जो हमने एक रूपता देखी, उस एक रूपता पर तापमान की स्थिति को लेकर के प्रश्न पुट अप होते हैं। अब ध्यान देंगे हम अगली परिस्थिति को। तापमान के बाद में हम देखते हैं वर्षा या वर्षण। यह हमारी विविधता मिलती है, जैसे कि तापमानों में विविधता देखी, वर्षण की विविधता मिलती है। वर्षण की जो परिस्थितियां देखें हम, तो सामान्य रूप से हम इनको दो प्रकार से देख पाते हैं। एक होती है जल या जल की बूंदों के रूप में वर्षा। निश्चित रूप से ध्यान में आया होगा, वर्षा जल की बूंदों के रूप में होती है, लेकिन आपने ये भी नाम सुना होगा स्नोफॉल होता है, बर्फबारी होती है। तो बर्फ की जो वर्षा है वो जल की बूंदों के रूप में न होकर के कठोर रूप में होती है, इसको कहा जाता है हिमवर्षा। हिमवर्षा या इसी को कहा जाता है बर्फबारी, स्नोफॉल। इस प्रकार से दो प्रकार की विविधताएं भारत में देखने को मिलती हैं। जल की बूंदों के रूप में लगभग भारत का संपूर्ण भाग इसके अंतर्गत आता है, वहीं हिमवर्षा की जो स्थिति है वो हमें हिमालय के उच्च भागों पर देखने को मिलती है। हिमालय के उच्च भागों में होती है, हिमालय के उच्च भागों में होती है। और पर्टिकुलर विशेष रूप से अगर देखा जाए तो शीतकाल में इसका प्रभाव ज्यादा होता है, शीतकाल में इसका प्रभाव अधिक होता है। शीतकाल में इसका प्रभाव अधिक होता है। तो शीतकाल यहां बर्फबारी के रूप में होती है। बाकी शेष समय हमारा जो भी मानसून तंत्र है, उस मानसून तंत्र के अंतर्गत जल के रूप में वर्षा होती है। तो शेष भारत में या लगभग संपूर्ण भारत में, जहां जम्मू कश्मीर वाला क्षेत्र या हिमालय वाला क्षेत्र भी आएगा, संपूर्ण भारत में इस प्रकार की वर्षा देखने को मिलती है। अब यही परिस्थितियां अलग अलग होते हुए भी भारत की जो जलवायु है वो मानसूनी प्रकार की जलवायु मानी जाती है। संपूर्ण प्रकार की परिस्थितियां होने के बावजूद भी मानसूनी जलवायु का प्रभाव भारत की परिस्थिति पर अधिक दिखलाई पड़ता है, इसलिए भारत की जलवायु को मानसूनी जलवायु कहा जाता है। अब अगर इसी परिस्थिति को हम देखें तो वर्षा के साथ एक परिस्थिति और देख पाते हैं। भारत में पूर्वी भाग से पश्चिम की ओर चलने पर वर्षा की मात्रा कम होती है। वर्षा की मात्रा कम होने लगती है। डियर स्टूडेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर हम पूर्वी भाग से पश्चिम की ओर चलें तो वर्षा की मात्रा में कमी आने लगती है। किस प्रकार से कमी आती है, ध्यान देंगे थोड़ा इस प्रकार से। भारत की कुछ इस प्रकार की अवस्था है। अगर हम पश्चिम से पूर्व की ओर या पूर्व से पश्चिम की ओर इस प्रकार से गतिमान हो, हम पूर्व से चल रहे हैं पश्चिम की ओर, तो पूर्व से पश्चिम की ओर जाने पर वर्षा की मात्रा है वो अधिक से कम की ओर होती है। यहां अधिक होती है, अब ये चर्चा करेंगे कौन से क्षेत्र पर अधिक होती है, कौन से क्षेत्र पर कम होती है। अगर इसकी इन परिस्थितियों को देखें, इस क्षेत्र में जहां हम मेघालय की बात करें तो मेघालय वाले क्षेत्र में औसत जो वर्षा है वो होती है 400 सेंटीमीटर, तथा पश्चिम की ओर चले तो यही परिस्थितियां हमें पश्चिमी राजस्थान तक जाकर के 9 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा तक दिखलाई पड़ती है। 9 सेंटीमीटर औसत वर्षा, न कि राजस्थान की औसत वर्षा है। 9 सेंटीमीटर औसत वर्षा के रूप में पश्चिमी राजस्थान के थार मरुस्थल में देखने को मिलती है। वहीं हम पूर्वी घाट से लेकर के या पूर्वी तट से लेकर के अगर मेघालय की पहाड़ियों से हम
पश्चिम की ओर चले तो वर्षा की मात्रा में निरंतर कमी आती है। महत्वपूर्ण डाटा के रूप में प्रश्न पूछा जा सकता है, भारत के कौन से प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो उसका प्रश्न कुछ अलग होगा, जिसकी जानकारी हम लेंगे मानसून की क्रियाविधि के साथ। लेकिन अगर एवरेज रूप में पूछा जाए कौन से क्षेत्र से कौन से क्षेत्र की ओर वर्षा की मात्रा घटती है, कौन से क्षेत्र से कौन से क्षेत्र की ओर जाने पर वर्षा की मात्रा में वृद्धि होती है, तो हम पूर्व से पश्चिम की ओर चलते हैं तो वर्षा की मात्रा में कमी आती है, तथा पश्चिम से पूर्व की ओर चलने पर वर्षा की मात्रा में वृद्धि होती है। ध्यान रखें, पूर्वी तट की ओर मेघालय वाले क्षेत्र में चलें तो मेघालय क्षेत्र में वर्षा अधिक होती है, मेघालय वाले क्षेत्र में वर्षा अधिक होती है। तो ये स्थिति हम यहां देखें, मेघालय यहां औसत जो वार्षिक वर्षा है वो 400 सेंटीमीटर है, तथा पश्चिम की ओर 10 सेंटीमीटर या 9 सेंटीमीटर वार्षिक औसत वर्षा के रूप में जाना जाता है। इस प्रकार से हमारी परिस्थितियां बनती हैं, मेघालय में सर्वाधिक वर्षा होती है, पश्चिम में जाने पर वर्षा की मात्रा घट जाती है। अब यहां एक ध्यान और देंगे, कौन सी पहाड़ियों की अगर एवरेज की बात करें तो मेघालय क्षेत्र से अगर हम गारो पहाड़ियों की बात करें, गारो पहाड़ियां, तो गारो पहाड़ियों में एवरेज वर्षा की मात्रा कम पाई जाती है। लेकिन गारो पहाड़ियों से हम खासी पहाड़ियों की बात करें तो खासी पहाड़ियों में वर्षा अधिक होती है। यह भी स्पष्ट स्थिति होती है। खासी पहाड़ियां भौतिक प्रदेशों के साथ में समझ चुके होंगे। सर्वाधिक वर्षा खासी पहाड़ियों में होती है, मेघालय में माउसिनराम या चेरापूंजी नामक स्थान पर। इससे कम वर्षा गारो पहाड़ियों में होती है, और इससे हम अगर पश्चिम की ओर आगे बढ़ते हैं तो निरंतर वर्षा की मात्रा में कमी आने लगती है। इस प्रकार की विविधता हमें देखने को मिलती है। इस प्रकार से हमें भारत की जलवायु के साथ तापमान की विविधता, वर्षण की विविधता या वर्षा की विविधता देखने को मिलती है। वर्षा की विविधता दो प्रकार की दिखलाई पड़ती है। एक स्थिति हमें जल के रूप में तथा एक हमें हिमवर्षा के रूप में देखने को मिलती है। हिमवर्षा है वो हिमालय क्षेत्र में है, बाकी शेष भारत में है वो हमें जल वर्षा के रूप में देखने को मिलती है। नेक्स्ट स्थिति में चलें हम आगे की ओर। वायुदाब की स्थिति को समझेंगे, किस प्रकार की विविधता देखने को मिलती है जिसके कारण से हमारे यहां वर्षा भी होती है। वायुदाब की जो परिस्थितियां हैं वो भी भिन्न पाई जाती है। संक्षिप्त में समझे इसको, वायुदाब की जो परिस्थिति है वो क्या है? वायुदाब उच्च तापमान पर वायुदाब की जो स्थिति है न्यून होता है। समझे, तापमान अगर अधिक होगा तो वायुदाब निम्न होगा। ताप बढ़ेगा तो दाब घटेगा। ये रिलेशन देकर के पूछ लिया जाता है। वायुदाब और तापमान के बीच संबंध पाया जाता है तो दोनों के बीच प्रतिलोम संबंध पाया जाता है। तो दोनों के मध्य प्रतिलोम संबंध पाया जाता है। प्रतिलोम संबंध पाया जाता है। प्रतिलोम संबंध पाया जाता है। किस प्रकार से प्रतिलोम संबंध है? जब जब ताप में वृद्धि होती है तब तब वायुदाब घटता है। किस रूप में घटता है? ध्यान देंगे, जब वर्षा
तापमान को प्रभावित करती है। जब हवाएं चलती हैं तापमान को प्रभावित करती हैं। जब धरातलीय जो स्थिति है वो तापमान को प्रभावित करती है। किस रूप में करती है? धरातल की विशेषता होती है, मरुस्थलीय जो भाग होता है या बलुई मृदा होती है वो तापमान को जल्दी एब्जॉर्ब करती है, अवशोषित करती है और जल्दी गर्म हो जाती है। वहीं अगर हम पठारी प्रदेश की बात करें, काली मृदा वाले क्षेत्र की बात करें, तो तापमान को धीरे अवशोषित करता है, धीरे धीरे ग्रहण करता है और धीरे धीरे ही उसका उत्सर्जन करता है। तो तापमान धीरे उठाता है या ताप में धीरे वृद्धि होती है। तो इस प्रकार से वर्षा की स्थिति होती है, वर्षा के कारण से तापमान में कमी आती है। हवाएं चलती हैं तो अधिक तापमान वाले क्षेत्र से अगर कम तापमान वाले क्षेत्र की ओर हवा चलेगी तो कम तापमान वाले क्षेत्र के तापमान को ऊपर उठा देगी, लेकिन अगर कम तापमान वाले क्षेत्र की हवा गर्म तापमान या अधिक तापमान वाले क्षेत्र की ओर चलेगी तो वहां के तापमान को भी गिरा देगी। इस प्रकार से तापमान के साथ वायुदाब का संबंध या वायु की गति का संबंध पाया जाता है, वायु का चलना होता है, धरातलीय अवस्था होती है, ऊंचाई का संबंध पाया जाता है, जिनकी चर्चा भी आगे हम जलवायु में करने वाले हैं। तो वायुदाब किस प्रकार की परिस्थितियां रखता है? जब तापमान में वृद्धि होती है तो वायुदाब में कमी होती है। इस संबंध को कहा जाता है प्रतिलोम संबंध। अब इस स्थिति को और समझेंगे थोड़ा सा, किस प्रकार से पाया जाता है वायुदाब के बीच संबंध। जब जब ताप बढ़ता है तब तब वायुदाब घटता है। किस रूप में घटता है? ध्यान देंगे, ताप में वृद्धि होती है, वृद्धि होने के साथ में वायु गर्म होती है, वायु गर्म होती है, वायु गर्म होकर के हल्की होती है, वायु गर्म होती है, वायु गर्म होकर के हल्की होती है। हल्की वायु है वो अपना स्थान छोड़ देती है तथा ऊपर उठती है, ऊपर उठती है। ऐसे में छोड़े गए स्थान पर भारी हवा पहुंच जाती है और उस स्थान के तापमान को कम कर देती है तथा जिस स्थान पर ये पहुंच जाती है हल्की वायु उस स्थान के तापमान को कम कर देती है। इस प्रकार से अगर हम देखें ताप में जो वृद्धि है वो कुछ इस प्रकार से व्यवस्थित होती है कि जहां तापमान में वृद्धि होती है, तापमान में वृद्धि होकर के हवा हल्की होकर के ऊपर उठती है तो वो ऊर्ध्वाधर गति करती है, ऊर्ध्वाधर गति करती है। ऐसी गति को जब अधिक तापमान होता है, अधिक तापमान वाले स्थान की हवा गर्म होकर के ऊपर उठती है, इस ऊपर उठने की जो क्रिया है इसको कहा जाता है संवहन। संवहन गति या इस स्थिति को कहा जाता है संवहन पौने, संवहन पौने। संवहन पौने यह हमें सामान्यतः भूमध्य रेखा के पास देखने को मिलती है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में देखने को मिलती है। जब इसी प्रकार की हवा गर्म होकर के क्षैतिज गति करती हुई आगे चलती है, इस प्रकार की क्षैतिज गति के कारण से लू चलती है। तो यहां हमारे सामने प्रश्न निकल करके आता है कि इस प्रकार की जो परिस्थितियां होती हैं वो स्थानीय हवाओं को जन्म देती है। भारत में उत्तर भारत में चलने वाली एक हवा है जो ग्रीष्म काल में चलती है, इसको लू के नाम से जाना जाता है। उत्तर भारत में चलने वाली एक हवा है, क्या है ये? लू। तो ध्यान देंगे लू है वो एक उष्ण शुष्क हवा है, उष्ण शुष्क पवन है। ये है हमारी स्थिति। इस रूप में जलवायु की इन सामान्य परिस्थितियों के साथ आगे हम देखेंगे भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक तथा भारत की जलवायु पर मानसून का प्रभाव। यहां तक थ्योरेटिकल चीज थी। निश्चित रूप से यहां आपने अगर ध्यान लगाया होगा तो बहुत सारे तथ्यात्मक प्रश्न आपके सामने निकल करके आए होंगे। जैसा कि विगत एग्जामों में प्रश्न पूछा जा चुका है, लू क्या है? सामान्य परिस्थिति है, बता सकते हैं। लू क्या है? एक हवा होती है। हवा किस प्रकार की है? उष्ण व शुष्क हवा के रूप में जानी जाती है। क्यों उत्पन्न होती है? तापमान में विविधता के कारण से उत्पन्न होती है। एक जगह तापमान में वृद्धि होती है, दूसरे स्थान पर तापमान में अगर कमी होती है तो हवाएं चलना प्रारंभ कर देती हैं।
ऐसी परिस्थिति क्यों बनती है? या तो ऊर्ध्वाधर गति के कारण चलेंगी उन हवाओं को कहा जाएगा संवहनिक पवनें, तथा वो क्षैतिज गति करती हुई चलेंगी उनको कहा जाएगा स्थानीय हवाएं। उन स्थानीय हवाओं में एक प्रकार का नाम होता है वो लू होता है, और उत्तर भारत में चलने वाली इन हवाओं को लू कहा जाता है। साथ ही आपने देखा तापमान में वृद्धि तो वायुदाब में कमी, इस प्रकार का जो संबंध होता है उसको कहा जाता है तापमान प्रतिलोमन। सभी प्रश्न हैं वो एग्जामों में आए हुए हैं, तो ध्यान रहे तथ्यात्मक स्थिति भारत की जलवायु को शुरू करने से पहले भारत की जलवायु को लेकर के इर्द गिर्द के प्रश्नों पर उठा ली जाती है और महत्वपूर्ण तथ्यों के रूप में ले लिए जाते हैं। ये थी हमारी आज की जानकारी में। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास के साथ भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों के साथ व भारत की मानसून की क्रियाविधि के साथ। तब तक के लिए हम लेते हैं आपसे विदा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, तथा क्लास पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। साथ ही आप बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक उपलब्ध करवाया गया है, वहां जाकर के आप इन सभी क्लास पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।